फ्रैक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब तक हमने दो मेथड्स पढ़े हैं, एलसीएम मेथड और डेसिमल मेथड। लेकिन अगर वो फ्रैक्शंस किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में हों, दो तीन पर्टिकुलर फॉर्मेट्स एक्चुअली, तो वो हर फॉर्मेट के लिए एक ट्रिक होता है, जिससे अगर हम उस ट्रिक को जानते हैं तो हम इजीली सेकंड्स में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरीके के कारण हमें वो लॉन्ग प्रोसीजर्स में नहीं जाना होगा, ना ही एलसीएम मेथड ना डेसिमल मेथड में, और हमारा काफी टाइम सेव्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल क्या है? When numerators are same but denominators are different, then the fraction with largest denominator will be the smallest in value. अगर सारे दिए गए फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम हो लेकिन डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन का वैल्यू सबसे छोटा होगा। और इसका उल्टा भी सही है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसका वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। ओके, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनमें सारे के ही न्यूमरेटर्स 5 हैं। तो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू वाला फ्रैक्शन कौन सा होगा? तो क्योंकि ये 5/2 में 2 जो डिनोमिनेटर है वो सबसे छोटा है, इसलिए 5/2 जो है वो उसका वैल्यू हमारा ग्रेटेस्ट होगा इन सारे फ्रैक्शंस में। सो हियर 5 वी कैन से दैट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे 5/2 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि 2 जो था वो डिनोमिनेटर इस फ्रैक्शन का जो था वो सारे डिनोमिनेटर्स में सबसे छोटा था और न्यूमरेटर्स तो सेम ही थे, तो इसलिए ये फ्रैक्शन हमारा वैल्यू में ग्रेटेस्ट होगा। और ये जो यहाँ एक डिनोमिनेटर है ये सबसे बड़ा है, इसलिए 5/8 जो है वो वैल्यू में सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। ओके, अब अगर हमें ऐसा बोला जाए कि इन सारे नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा होगा, राइट? और ये किसका साइन है? ग्रेटर देन का। अब उसके बाद जो डिनोमिनेटर होगा, जैसे 2 से 10 बड़ा यहाँ क्या है? 3 है, तो वो उससे जस्ट छोटा होगा। तो 5/2 से जस्ट छोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5/3। लाइकवाइज हम सारे नंबर्स को, फ्रैक्शंस को अरेंज कर सकते हैं। 5/4 इज ग्रेटर देन 5/6 is greater than 5/7 is greater than 5/8। ओके, अब अगर हम देखें तो मैंने लाइन से सारे ही नंबर्स को लिखा है, सारे नेचुरल नंबर्स को डिनोमिनेटर्स के रूप में लिया है, पर यहाँ पे 1 नहीं लिखा है मैंने और 5 भी नहीं लिखा है, क्योंकि 5/5 अगर यहाँ होता तो 5/5 इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 के बराबर होता है, और 5/1 तो डिनोमिनेटर तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे इन नंबर्स के अलावा 2 नंबर्स और होते, 5 और 1, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 5 इक्वल्स टू 5/1 एंड 1 इक्वल्स टू 5/5, राइट? और तब उसके ये सारे नंबर्स अगर दिए होते और उसके बाद हमें डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता, क्योंकि मैंने यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाया है, तो मैं इसी में एक बार दिखाती हूँ। तो अगर ये सारे नंबर्स दिए होते तो हम कैसे अरेंज करते? इनमें सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारा कौन सा होता? तो ऑब्वियसली 1 सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, क्योंकि इसलिए ये जो होल नंबर 5 है ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता, सबसे बड़ा नंबर होता, ग्रेटेस्ट होता सारे में।
तो यहाँ पे हमें, अगर हम इन सारे नंबर्स को हम अरेंज करते तो हमें यहाँ लिखना होता 5 इज ग्रेटर देन 5/2 ग्रेटर देन 5/3 एंड सो ऑन। ठीक, और ये जो 5/5 है या 1 जो हमारा नंबर था वो 1, क्योंकि 5/5 के इक्वल होता है तो वो इस जगह पे हमें लिखना होता 5/4 is greater than 1 is greater than 5/6। कुछ ऐसा सा हो जाता, यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के बीच में हमारा 1 आता, राइट। चलिए अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा जो थ्योरी है वो करेक्ट है या नहीं। हम ये कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली अगर हम इन सारे नंबर्स को डेसिमल में चेंज कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा थ्योरी सही है कि नहीं, डेसिमल मेथड के थ्रू। करेक्ट, हम चाहें तो एलसीएम मेथड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये नंबर्स क्योंकि स्मॉल है और एलसीएम लेने जाएंगे तो वो ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, बट डेसिमल से इजीली चेक हो जाएगा, तो मैं वही प्रेफर कर रही हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर तो मैंने लिख के दिखा दिया है, अब असेंडिंग ऑर्डर भी इस रूल के हिसाब से पहले लिख के दिखा देती हूँ, फिर जब उसका डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्जन हम करेंगे तो हमारा प्रूफ भी हो जाएगा कि ये रूल सही है या नहीं सही है। ओके, तो इस रूल के हिसाब से अगर हम असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी सी बड़े की ओर हम करते हैं तो हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर हमारा क्लियरली 8 है, तो ये हो जाएगा 5/8। ओके, स्मॉलर देन 5/7, स्मॉलर देन 5/6, स्मॉलर देन 5/5, स्मॉलर देन 5/4 एंड सो ऑन 5/3, 1। ठीक है, अब इनका जब हम वैल्यू कन्वर्जन करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5/8 इक्वल किसके हो जाएगा, तो पहले तो पॉइंट बनेगा वो 50 होगा, 8 6 जा 48, 2 बचेगा, 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40। 5/7 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 0.77 जा 49, 1 कैरिड होगा, 7 1 जा 7, तो अप्रोक्सीमेटली 0.71 के इक्वल हो जाएगा। 5/6 किसके इक्वल होगा, तो 0.68 जा 48, 2 बचेगा, 20 6 3 जा 18, तो अप्रोक्सीमेटली 0.83 के। अब ये तो हमें पता ही है 5/5 इक्वल्स टू 1 ऑब्वियसली। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 1 कैरी होगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, फिर ये किसके इक्वल होगा, तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा, तो ये 6 पे देखेंगे रेकरिंग हो जाएगा, 6 6 6 चले जाएगा वो, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.67, अप्रॉक्स करके 6 राउंड अप होके यहाँ 7 हो जाएगा। और 5/2 किसके इक्वल होगा, तो 2.5 के, एंड 5/1 तो 1 तो वैसे भी डिनोमिनेटर में नहीं ही लिखा जाता है, तो ये एग्जैक्टली 5 के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमने सारे फ्रैक्शंस के वैल्यूज निकाल लिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, उनका डेसिमल वैल्यू या होल नंबर कन्वर्जन जो भी कहें, फ्रैक्शनल से जब हम उसे डेसिमल वैल्यूज में, या कुछ नंबर्स थे जिनका होल नंबर्स हमें प्राप्त हुआ है, तो वो भी एग्जैक्टली वैसे ही अरेंज हो गए हैं। मींस जो हमने सबसे छोटा जिस फ्रैक्शन को लिया था उसका डेसिमल वैल्यू सबसे छोटा है, 0.625 0.71 से छोटा है, 0.71 0.83 से छोटा है। दैट मीन्स हमारा जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रिक था वो परफेक्ट था। ओके, तो चलिए अब हम दूसरा ट्रिक समझते हैं। तो हमारा दूसरा ट्रिक क्या है, when denominators are same but numerators are different, then the fraction with largest numerator will be the largest in value also। जब कुछ नंबर ऑफ फ्रैक्शंस दिए गए हों और उनका डिनोमिनेटर सेम हो, तो जो भी न्यूमरेटर बाकी न्यूमरेटर से सबसे ज्यादा बड़ा होगा वही फ्रैक्शन
वैल्यू में भी ग्रेटेस्ट होगा। जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी वैल्यू में बड़ा होगा। अब मैंने यहाँ भी कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं विथ सेम डिनोमिनेटर। ओके, तो इसमें इस रूल के हिसाब से जो भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन वैल्यू में भी सबसे बड़ा होगा। और ऑब्वियस है कि इसका ऑपोजिट भी ट्रू होगा, दैट इज जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन भी वैल्यू में सबसे छोटा होगा। तो चलिए इस पूरे नंबर्स को, इन नंबर्स को हम असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करके देखते हैं। असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या है? 2/7, तो ये सबसे छोटा होगा हमारा। और असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो उसके बाद कौन सा हमारा जस्ट होगा इसके बाद वाला फ्रैक्शन? तो 3/7, फिर 6/7, 8/7, उसके बाद 15/7 एंड देन लास्ट में 19/7। ओके, संभव है इस क्वेश्चन में लार्जर टू स्मॉलर ले जाना पड़े, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे, तो हम जस्ट इसको पूरा पलट देंगे विथ साइंस। ओके, या यूं कहें कि इसका मिरर इमेज हमें लिखना होगा। ऑब्वियसली नंबर्स का मिरर इमेज नहीं होगा, बट कहने का मतलब है पहले 19/7 होगा और तब हमारा साइन जो है वो भी उलट जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन हमें देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और फिर नंबर्स पूरे ही उल्टे ऑर्डर में हमें लिखने होंगे। ओके, ये हमारा हुआ असेंडिंग ऑर्डर और ये हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। संभव है कि हमें ऑर्डर ना पूछ के सिर्फ ये पूछे कि कौन सा फ्रैक्शन या कौन सा नंबर इन सारे ऑप्शंस में से ग्रेटेस्ट है या कौन सा नंबर सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, तो हम वो तो अब इजीली ही बता सकते हैं जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंज कर सकते हैं। तो अगर स्मॉलेस्ट पूछता है तो ऑब्वियसली 2/7 होगा, और अगर ग्रेटेस्ट पूछता है तो 19/7 होगा इन नंबर्स में से। ओके, और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि संभव है ऐसे कुछ फ्रैक्शंस दे देगा लेकिन उनके साथ हमें कोई नंबर्स भी, कुछ नंबर्स भी दे दे, जैसे कि अगर इन फ्रैक्शंस के साथ 1 हो या 7 हो तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये छोटे मोटे ट्रिक्स वो क्वेश्चंस में आ सकते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए, बट हमें तुरंत वो बात समझनी है कि ये तो थोड़ा भी डिफरेंट नहीं है, ये यही सेम ट्रिक है, बस हमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर 1 दिया हो तो हम इसे क्या 7/7 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। और अगर 7 दिया हो तो क्या हम इसे 7 इक्वल्स टू 7 into 7 49/, क्योंकि 7 जो है वो 7/1 के इक्वल है, तो अगर हम ऊपर नीचे दोनों ही 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7 into 7 equals to 49/1 into 7 equals to 7, तो ये 49/7 हो जाएगा। तो अगर 1, 7 या कोई और भी हमें नेचुरल नंबर दिया गया हो, होल नंबर दिया हुआ हो, तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं सेम डिनोमिनेटर लाके, दैट इज हम, क्योंकि कोई भी होल नंबर या नेचुरल नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं है दैट मीन्स डिनोमिनेटर 1 छुपा है, तो हम जैसे मैंने यहाँ किया है वैसे ही ऊपर और नीचे दोनों में ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में हम 7 से मल्टीप्लाई करके उस नेचुरल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन हमारा जो सोल्यूशन होगा वो इजी हो जाएगा। दैट इज हमको वो एलसीएम मेथड या डेसिमल मेथड की जरूरत नहीं होगी, हम इस ट्रिक के थ्रू भी बता सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, या जो भी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है वो, या ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, कुछ भी अगर हम सही से कन्वर्ट कर सकें तो। बस हमें ये देखना है कि जो होल नंबर्स हमें दिया हुआ है उसके अलावा जो फ्रैक्शंस है उनके न्यूमरेटर्स या डिनोमिनेटर्स सेम है क्या। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज सेम होगा तो हम वो जो हमारा नेचुरल नंबर होगा उसको सिमिलर फ्रैक्शन
फ्रैक्शंस में हम कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमें लॉन्ग मेथड्स की जरूरत नहीं है। अब यहीं पे देख लें, यहाँ पे 1 था और 7 था, तो अगर हमें इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ये भी नंबर्स होते, तो क्योंकि ये 7/7 है तो ऑब्वियसली यहाँ इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें ये 7/7 भी लिखना होता, या यूं कहें कि हमें 1 लिखना होता। अगर हमें क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है तो हम ऐसा बोल सकते थे कि 6/7 इज स्मॉलर देन 1 एंड 1 इज स्मॉलर देन 8/7। और ये जो नंबर 7 है वो क्योंकि इक्वल है 49/7 के, तो ये ऑब्वियसली इन सारे नंबर्स में 49 ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर होता, तो यहाँ लास्ट में हमें लिखना होता 49/7। और क्योंकि क्वेश्चन में हमारा 7 दिया होता तो हम यहाँ लिख सकते थे 19/7 इज स्मॉलर देन 7। अगर इन सारे नंबर्स में से हमें लार्जेस्ट पूछता तो हमारा आंसर 7 होता, और स्मॉलेस्ट पूछता तो स्मॉलेस्ट तो पहले से ही 2/7 ही था। ओके, आप चाहें तो ये ट्रिक भी करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, इसे टेस्ट कर सकते हैं डेसिमल में सारे नंबर्स को कन्वर्ट करके, जैसा कि मैंने ट्रिक 1 के केस में किया था। ओके, चलिए अब ट्रिक 3 पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रिक 3, when the difference between numerator and denominator of all the fractions are same, then the fraction with largest denominations will be the largest, while the fraction with smallest denominations the smallest। अगर कुछ ऐसे फ्रैक्शंस दिए हुए हों जिन सारे फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो, मतलब सारे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम होगा। अगर हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को घटाएं और किसी एक फ्रैक्शन में डिफरेंस 1 आता है तो सारे ही फ्रैक्शंस में वैसा करने से डिफरेंस 1 ही आएगा। अगर ऐसा केस है तो जो भी फ्रैक्शन, जिस भी फ्रैक्शंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं, नंबर्स हैं ऊपर नीचे, वो दूसरे फ्रैक्शन से सबसे बड़े होंगे, वो फ्रैक्शन भी हमारा लार्जेस्ट होगा, और जिस भी फ्रैक्शन के जो नंबर्स हैं वो सबसे छोटे होंगे, वो फ्रैक्शन भी सबसे छोटा होगा। तो मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब पहला एग्जाम्पल है 14/15, 4/5, 6/7। अब देख के ही हमें लग रहा है कि 4 जो है वो हमारा इन तीनों न्यूमरेटर्स में सबसे छोटा है, और इन सारे ही फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 1 है, मतलब न्यूमरेटर सारे में डिनोमिनेटर से एक छोटा है। देखिए 14, 8, 15, 4, 8, 5, 6 + 1 7। ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमारा इस रूल से, इस ट्रिक से बन सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बाकी डिनोमिनेटर से सबसे बड़ा होगा, या जिसका न्यूमरेटर बाकी न्यूमरेटर से सबसे बड़ा होगा। तो वो नंबर यहाँ पे होगा 14/15। सो 14/15 ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा, और 4 सबसे छोटा है तो इसलिए 4/5 जो है वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अगर हमें अरेंज करना हो इन नंबर्स को तो हम कुछ इस तरह अरेंज कर सकते हैं। 14/15 इज ग्रेटर देन 6/7 इज ग्रेटर देन 4/5। ठीक, अब वैसे ही जब हमें इन नंबर्स को अरेंज करना होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों में 17 सबसे बड़ा है, तो 17/19 will be greater than 13/15 will be greater than 9/11। अब देखिए इन सारे फ्रैक्शंस में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है। 15 - 13 = 2, 19 - 17 = 2 and 11 - 9 also equals 2। अगर हम ऐसा सॉल्व कर सकते हैं डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर अगर हमें ग्रेटेस्ट पूछे या स्मॉलेस्ट पूछे तो हम इजीली बता ही सकते हैं। ग्रेटेस्ट हमारा 17/19 होगा और स्मॉलेस्ट 9/11 होगा। सिमिलरली इन सारे फ्रैक्शंस में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है,
5 minus 1 equals to 4, 7 minus 3 equals to 4 and 15 minus 11 also equals to 4। तो ये किसके बराबर, इसे अगर हमें अरेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे बड़ा ऑब्वियसली हमारा ये होगा 11 by 15 will be greater than 3 by 7 will be greater than 1 by 5। ओके, आप चाहें तो इनका डेसिमल कन्वर्जन करके इस थ्योरी को जरूर टेस्ट कर लें। ओके, अब ये तो सारे एग्जाम्पल्स जो थे इनमें हम डायरेक्टली ही देख के बोल सकते थे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस था वो सेम था। लेकिन क्या होगा अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया हो जिसमें डायरेक्ट ऐसा देख के हम नहीं बोल पाए कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो उनका डिफरेंस जो है वो सारे ही फ्रैक्शन के केस में सेम है। मान लीजिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया हो 2 by 5, 1 by 2 और 2 by 3। अगर हमारे एग्जाम्पल में ये तीनों नंबर्स दिए हों तो क्या हमें उस लॉन्ग मेथड से, एलसीएम मेथड या डेसिमल मेथड से ही इन्हें सॉल्व करना होगा, या चलिए देखते हैं क्या हम इस ट्रिक से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब 2 by 5 में 5 जो डिनोमिनेटर है उससे अगर हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस आएगा 3, राइट? 5 minus 2 equals to 3। अब 1 by 2 हमें पता है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट नंबर आता है वो और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होता है उन दोनों के वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता है। तो अगर हम 1 by 2 को ऊपर और नीचे दोनों ही को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू 3 1 3 और 3 2 6, क्या 3 by 6 नहीं होगा? और 3 और 6 में कितने का डिफरेंस है? 6 minus 3 equals to 3, राइट? आ गया ना इसके डिफरेंस के इक्वल। अब चलिए इसे देखते हैं। 2 by 3 को अगर हम ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 एंड 3 3 9, ठीक है? अब इन दोनों का डिफरेंस में हमारा 9 minus 6 equals to 3 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि 2 by 5, 3 by 6 और 6 by 9 तीनों ही फ्रैक्शंस में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है वो सेम है, 3 के इक्वल है। अब क्योंकि अब हमारा डिफरेंस सेम हो गया तो इस ट्रिक के थ्रू हम इजीली बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तो ये है इन तीनों में, तो 6 by 9 जो है वो ग्रेटर होगा 3 by 6 के और 3 by 6 ग्रेटर होगा 2 by 5 के, ठीक है? अब जब हम ये निकाल सकते हैं, इसे इन तीनों नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं और हमें ये भी पता है कि 3 by 6 और 1 by 2 में या 6 by 9 और 2 by 3 में कोई डिफरेंस नहीं है वैल्यू का, बस देखने में ये अलग लग रहे हैं। इस अरेंजमेंट को उनके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जो ओरिजिनल नंबर्स थे उनके साथ के लिख सकते हैं, राइट? तो ये इन तीनों नंबर्स का अरेंजमेंट क्या इस प्रकार नहीं होगा? 6 by 9 किसका वैल्यू था? तो 2 by 3 का, तो 2 by 3 ग्रेटेस्ट हो जाएगा हमारा। और फिर 3 by 6 किसका वैल्यू था? तो 1 by 2 का, तो 2 by 3 will be greater than 1 by 2 and 1 by 2 will be greater than 2 by 5 और यही हमारा आंसर होगा। तो संभव है कि डायरेक्टली हिंट्स के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन में जो फ्रैक्शंस है वो न दिए हों, पर अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हमारे लिए चीजें इजियर हो सकती हैं और हम टाइम सेव कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये तुरंत से नहीं होगा, जब हम रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे, खूब क्वेश्चंस बनाएंगे तो हमारे लिए इन ट्रिक्स के हेल्प से क्वेश्चंस बनाना आसान होगा, ठीक है? Another trick to find the greater or smaller fraction is as follows. अब एक और ट्रिक है जिससे हम अगर फ्रैक्शन दिए हुए हो हमें तो हम बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा छोटा है।
वो हमें स्टेप्स में समझना होगा। ठीक है, स्टेप 1 क्या है? डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड चेंज ओनली द न्यूमरेटर्स। जो भी नंबर्स हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा और सिर्फ न्यूमरेटर चेंज करना होगा। चलिए यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं हम। 2/3 और 4/7। ओके, अब इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है कुछ इस तरह। ओके, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होने चाहिए। तो 7 2 जा 14/3 और 3 4 जा 12/7। ठीक है, whichever numerator is greater, its original fraction will be greater। अब स्टेप 2 क्या है हमारा? जब हमने ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और सिर्फ न्यूमरेटर्स को चेंज किया, उसके बाद जिस भी फ्रैक्शन का, ये कन्वर्टेड फ्रैक्शंस में से जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, उसका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वही हमारा दोनों फ्रैक्शंस में से भी ग्रेटर होगा। जैसे कि यहाँ पे 14 और 12 में से 14 बड़ा है और इस 14/3 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था? 2/3। तो इन दोनों फ्रैक्शंस में से भी 2/3 ही बड़ा होगा और 4/7 जो है वो छोटा होगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि सिंस 14 इज ग्रेटर देन 12, so 2/3 is greater than 4/7। ओके, याद रहे ये जो ट्रिक है हमारा, इस ट्रिक की मदद से हम एक बार में सिर्फ 2 ही नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स हों और उनमें भी अगर हमें कंपेयर करना है और इस ट्रिक को अगर हम यूज करना चाहें, तो भी हमें एक बार में सिर्फ 2 ही नंबर्स को लेना होगा, फिर उसमें से एक लेके फिर एक तीसरे नंबर के साथ कंपेयर करना होगा और वो यूजलेसली काफी लंबा हो जाएगा। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 4/5, 6/7 एंड 8/11 और इसमें से हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। अगर हम इस वाली ट्रिक को यूज करते हैं तो पहले हमें इन दोनों नंबर्स में टेस्ट करना होगा। तो 4/5 और 6/7 जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो ये इंप्लाई करेगा 7 4 जा 28/5 और ये 5 6 जा 30/7 के। अब क्योंकि ये न्यूमरेटर हमारा बड़ा है तो हम ऐसा, सिंस 30 इज ग्रेटर देन 28, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो उसका ओरिजिनल नंबर था 6/7 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4/5। ठीक, अब सिमिलरली जब हम 6/7 और 8/11 में कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का मिलेगा। 11 6 जा 66/7 एंड 7 8 जा 56/11। अब इस केस में भी क्योंकि 66 हमारा बड़ा है तो 6/7 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 8/11 से। अब देखिए यहाँ दिक्कत क्या है, अगर ऐसा बोले कि ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है तब तो ठीक है, 6/7 ग्रेटेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग में हमें पूछ दे, अरेंज करने के लिए बोल दे, तो हमें फिर से एक बार 8/11 और 4/5 में टेस्ट करना होगा क्योंकि 6/7 तो दोनों से ही बड़ा निकला। तो हमें एक बार और 8/11 और 4/5 में इसे टेस्ट करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो हमें मिलेगा 8 5 जा 40 और 11 4 जा 44। तो क्योंकि 44 बड़ा है 40 से, तो देयरफॉर 4/5 विल बी ग्रेटर देन 8/11 और तब जाके हम इन तीनों फ्रैक्शंस को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर डिसेंडिंग में बड़े से छोटे में अरेंज करें तो ये हो जाएगा 6/7 इज ग्रेटर देन 4/5 इज ग्रेटर देन 8/11। ओके, लेकिन
इस पूरे प्रोसीजर को करने के लिए फाइनली एक अरेंजमेंट लाने के लिए हमें बहुत सारी दिक्कत हुई। हमारा प्रोसेस छोटा होने की जगह, ट्रिकी होने की जगह और लंबा हो गया। इसलिए ये जो प्रोसेस है मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी वो आप तभी यूज करें जब नंबर्स या तो लगभग क्लियर हो कि कौन बड़ा हो सकता है। अगर यहीं पे मैंने 8/11 और 6/7 को कंपेयर करने की जगह पहले तो 4/5 और 6/7 को कंपेयर कर ही लिया था, तो यहाँ पे भी अगर मैंने डायरेक्टली 4/5 और 8/11 को कंपेयर किया होता तब मुझे 2 ही बार में आंसर मिल जाता, क्योंकि 4/5 ग्रेटर हो जाता 8/11 से और 4/5 से तो ग्रेटर से था ही 6/7, तो हमें ये अरेंजमेंट मिल जाता। लेकिन क्योंकि हमें पहले से पता नहीं होता है कि कौन सा ग्रेटर है, हम उसी के लिए ये सारे प्रोसेस को करते हैं, तो इसलिए संभव है कि ऐसा लेंथी हमें प्रोसेस पड़ जाए ट्रिकी होने की जगह और वो लंबा होता चला जाए। इसलिए मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि अगर 2 नंबर्स हो तो ही आप इस प्रोसेस में जाएं, नहीं तो जैसे मैंने और भी ट्रिक्स बताए हैं अगर वो सूट कर रहे हो क्वेश्चन में तो उन्हें यूज करें, या तो आप जो लॉन्ग मेथड्स थे, जो ओरिजिनल मेथड्स थे, एलसीएम मेथड या डेसिमल मेथड, तो हो सके तो उन्हें ही यूज करें। ऐसे केसेस में वो बेटर होगा जहां कोई ट्रिक फुलफिल नहीं हो रहा हो। हाँ, अगर 2 ही नंबर दिया हो तो आप इस ट्रिक को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, तब ये ट्रिक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा नंबर्स है तो मैं इस ट्रिक को यूज करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी। हाँ, लेकिन जैसे कि ये छोटे नंबर्स ही हैं, बहुत ग्रेटर नहीं थे, तो 3 बार भी यूज करना पड़ा तो ठीक है, थोड़ा लेंथी हुआ, लेकिन संभव है कि अगर आप इसे एलसीएम मेथड से करने जाते तो और टाइम आपको लगता। लेकिन मैंने तो एक एग्जाम्पल लिया है, सिर्फ ये छोटे नंबर्स के साथ मैंने एग्जाम्पल लिया, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ऐसे छोटे नंबर्स आए, उनमें तो बड़े डिनोमिनेशंस वाले नंबर्स आएंगे, ज्यादा चांसेस है कि बड़े डिनोमिनेशंस के नंबर ही आएंगे। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि ये मेथड को आप सिर्फ 2 नंबर्स रहे तो ही यूज कीजिएगा, ठीक है। ये वो सारे ट्रिक्स थे जो कि फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। आशा है आपको ये समझ आया हो। अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड हो जो आपसे नहीं बन रहा हो, या मैथ्स में इन जनरल कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, या मेरे ईमेल आईडी crackmathematics@gmail.com के थ्रू भी पूछ सकते हैं। मैं उनका सल्यूशन जरूर दूंगी। और अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ मैंने भी क्वेश्चंस बनाए हैं वो भी सॉल्व करेंगे, जो कि अब तक हमने पार्ट ए या पार्ट बी में जो भी पढ़ा है उनसे रिलेटेड होंगे। जो भी बेसिक थ्योरीज थे, एलसीएम मेथड था, डेसिमल मेथड था, या ये जो ट्रिक्स थे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए।